गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है उपपद विभक्ति। संस्कृत ग्रामर के अंदर सबसे ज्यादा अगर बच्चों को परेशानी होती है तो वो है विभक्ति, एंड दूसरे नंबर पे आती है उपपद विभक्ति। अब ये ग्रामर जो बोर्ड के अंदर कम से कम 3 मार्क्स का आता है, एंड ये समझने के साथ साथ संस्कृत को किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करना, कैसे वो काम करता है, उसमें भी आपको मदद करता है। तो आज हम उसके अलग अलग एग्जाम्पल, विभक्ति और उपपद विभक्ति ये दोनों कैसे अलग है, कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर आज हम जानकारी लेंगे। और ये 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, गुजरात बोर्ड, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। अब सबसे पहले विभक्ति क्या होती है। जैसे आपने राम का टेबल, शिव का टेबल एंड जन का टेबल पढ़ा है, तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो कि प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधना, राइट। तो आप इसमें हमेशा कैसे लर्न कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ओ दिया है, तो आप लर्न करो ओ ओ, फिर इधर तो कि आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यहाँ पर यो हो, यानी आप पंजाबी स्टाइल कर सकते हो। दो लोगों को बुलाओ भांगड़ा करने के लिए, ओ इधर आ, ओ तू भी इधर आ, फिर 3 लोग मिलकर भांगड़ा करेंगे, आभ्याम आभ्याम आभ्याम। फिर हनी सिंह को बुलाएंगे, यो हो, और लास्ट में फर्स्ट वाली चीज को रिपीट कर देंगे, हे ओ। तो आपका पंजाब यानी द्विवचन रेडी हो जाता है। अब आता है ये वाली बात, यहाँ पर राम के अंदर डबल डॉट लगाते हैं। आप यहाँ पर म लगा सकते हो या इसकी जगह आप बिंदी यानी कि अनुस्वार लगा सकते हो। अब जैसे हम यहाँ पर काम करते एक वचन में, तो ये ऑपोजिट टीम है, वो हमेशा उल्टा ही काम करती है। जैसे हमने यहाँ पर डबल डॉट लगाया तो यहाँ पर एक डंडी और डबल डॉट, हमने म लगाया तो बोला हम डंडी और न लगाएंगे, हमने ए न लगाया तो कि डबल डॉट और डबल डंडी, है ना। इस तरह से आय आत स्य ए और हे राम, उसी तरह से 2 बार एभ्य एभ्य आनाम एषु और हे रामा। तो ये आपकी एक विभक्ति का टेबल है जो बहुत ही इजीली लर्न करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो न य तस्य, तो आपका इस साइड का रन हो जाएगा। इधर डबल डंडी डबल डॉट एभ्य एभ्य आनाम और एसु, तो काम आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से आप विभक्ति आसानी से लर्न कर सकते हो। अब उपपद विभक्ति क्या काम करती है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो संस्कृत व्याकरण के अंदर संज्ञा यानी कि हम नाउन कहते हैं, फिर आता है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, विशेषण यानी एग्जेक्टिव, आदि के बाद अगर कोई प्रत्यय लगाता है तो उस चिन्ह को हम विभक्ति कहते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली ये शब्द और ये क्रियापद किस तरह से काम करता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, महेंद्र। अब महेंद्र क्या है, अहम नहीं है, वरना वो प्रथम पुरुष में आता यानी उत्तम पुरुष में आता। त्वम होता तो द्वितीय में यानी कि मध्यम में आता, पर यहाँ पर नाम है तो ये किस में आता है, अन्य पुरुष। अब देखो यहाँ पर जो होता है ना वर्ड, वो है कर्ता, यानी कि हमारी प्रथम विभक्ति। जैसी प्रथम विभक्ति होते हैं उसी हिसाब से हमारा लास्ट के अंदर क्रियापद लगाना पड़ता है। तो आपको तो टेबल पता ही है, मी व म सी त त ती तह अंति। तो जो ती है, क्योंकि महेंद्र अकेला है, एक वचन में है, तो महेंद्र के हिसाब से लिखती लगाया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर महेंद्र लेख लिख रहा है, किससे लिख रहा है, तो आपने क्या बोला, किससे लिख रहा है, से जब आता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति लगाते हैं। ओ लेखम लिखती, तो महेंद्र लेखम लिखती, प्रथम विभक्ति, ये आपका प्रथम विभक्ति हो गया, तृतीय विभक्ति सेकेंड, और ये क्रियापद। तो ये हमारा सिंपल विभक्ति होता है। पर इसके अंदर उपपद विभक्ति कैसे काम करते हैं तो देखते हैं। यहाँ पर उसके दोनों पार्ट आपके सामने रख दिए जाते हैं। विभक्ति 2 तरह से होती है, एक तो सिंपल वाली जो अभी हमने सीखी यानी कारक के हिसाब से होती है ना, और दूसरी होते है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति के रूप में क्रिया के आधार पे हम संज्ञा आदि शब्दों को लगाते हैं, और उसके आधार पे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, छात्र संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, राइट। अब यहाँ पर देखो छात्र क्या है, तो हमारा कर्ता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्रथम विभक्ति। अब छात्र हमारा थर्ड फॉर्म में आता है यानी कि अन्य पुरुष में आता है, तो इसके कारण से हमने यहाँ पर पठती लगाया, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पर छात्र की जगह अहम लिखाता है तो क्या आता है, यहाँ पर पठामी होता। अगर यहाँ पर त्वम होता तो पठसी होता।
ठीक है। तो ये हो गया छात्र प्रथम विभक्ति। अब यहाँ पर लिखा है की, यानी का, के, की, रा, रे, री, इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस, या गुजराती में ना, नो, नी, अगर ये आता है तो थर्ड फॉर्म यानी कि सिक्स विभक्ति होती है। तो यहाँ पर है छात्र संस्कृत संस्कृतस्य पुस्तक पठति। तो ये तो हो गया हमारा कारक के हिसाब से। अब देखते हैं उपपद के हिसाब से क्या होता है। तो गांव के चारों ओर वृक्ष है। अब यहाँ पर देखो गांव के, यहाँ पर गांव कोई व्यक्ति नहीं है, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, ये वाला चारों ओर। अब चारों ओर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, परितः। अब परितः कौन सी विभक्ति में आता है, तो कि सेकंड विभक्ति में आता है। तो आगे वाला वर्ड हमेशा सेकंड विभक्ति के हिसाब से ग्रामम लगाया गया है। तो ग्रामम परितः वृक्षा संति। चलो कंफ्यूजन है, हम और एग्जांपल लेते हैं और शांति से समझते हैं क्या है यहाँ पर। द्वितीय विभक्ति का देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप उपपद विभक्ति लर्न करने बैठो तो वहां पर आपको सारे वर्ड लर्न करने पड़ते हैं। ये आपका पहला स्टेप होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, अभीतः का मतलब सामने, समया मतलब पास में, प्रति मतलब की ओर, उभय दोनों ओर, निकषा एकदम पास में, वीना यानी कि बिना, धिकह यानी धिक्कार गुस्सा, परितः चारों ओर। तो ये आपको जो 8 वर्ड है उसको लर्न करना है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो अभीतः, ये रहा अभीतः। तो अभीतः के हिसाब से उसके आगे जो वर्ड होगा ना वो सेकंड विभक्ति के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अब सेकंड विभक्ति में क्या लगता है आपको पता ही है। देखो सेकंड विभक्ति में लगता है म, तो यहां पर हमने क्या लगाया, विद्यालयम। पर यहां पर ये अ है, अ और उ ये क्या है, स्वर है। जब स्वर होता है ना तो आपको म लगाना पड़ेगा। पर अगर स्वर ना हो, जैसे यहाँ पर निकषा, वीना और स, ये हमारे स्वर नहीं है, व्यंजन है। जैसे यहाँ पर प्रति व्यंजन है, ये परित व्यंजन है, तो वहां पर आप बिंदी लगा सकते हो। ठीक है। तो इजीली हो गया कि अभितः, उभयतः, प्रति और परितः। अगर ये वर्ड आते हैं तो उसके आगे के साइड में आपको सेकंड विभक्ति लगानी है। हाँ, अगर दो लोग होंगे तो आपको रामो लगाना पड़ेगा, ओ लगाना पड़ेगा। बहुवचन है तो आन लगाना पड़ेगा। यानी आपको ये टेबल भी लर्न करना है, साथ में ये वर्ड भी लर्न करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है देवालयम, तो यहाँ पर समया, देखो यार समया, तो समया के हिसाब से बिंदी लगा दिया, तो सेकंड विभक्ति हो गई। निकिषा विद्यालय के ऊपर लगा दिया। माँ या वीना पुत्र के हिसाब से बिंदी लगा दी है। और यहाँ पर आगे है तो यहाँ पर देखो ये सेकंड विभक्ति है। अब एक बात खास याद रखनी है, ये जो विना शब्द है ना वो 3 विभक्ति में आएगा। वो आगे हम उसका एग्जाम्पल भी लेंगे। द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, ये तीनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो द्वितीय विभक्ति के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सारे वर्ड लर्न करने हैं। उसके बाद टेबल लर्न करना है, और उसके बाद तीसरा इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। अब चले जाते हैं सीधा तृतीय विभक्ति की ओर। तृतीय विभक्ति में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो भी समझना है। पर सबसे पहले यहाँ पर देखो तृतीय विभक्ति में क्या होता है कि हमेशा कोई थिंग, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई साधन का इस्तेमाल होता है जिसके द्वारा क्रिया करते हैं। क्या लिखा है, जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है। जैसे यहाँ पर माता है, पुत्र को दंड से मार रही है, तो लकड़ी है, तो दंडेन, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग हैंड हो गया, यानी कि साधन हो गया। अगर मैं छात्र है, किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, कलम की जगह हाथ से लिख रहा है, ऐसा लिखना है, तो यहां पर आपको तृतीय विभक्ति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी कि दंडेन, कलमेन, हस्तेन, तो आपको पता चलेगा ये तृतीय विभक्ति है। ये सिंपल हो गया। पर अगर हमारा उपपद विभक्ति है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर आपका गुजराती के अंदर पढ़ा होगा कि कर्तरी, कर्मणि, भावे प्रयोग, राइट। अब कर्तरी के अंदर और भावे प्रयोग में हम सिंपल काम करते थे। क्या काम करते थे कि उसके अंदर कोई भी हमारा कर्ता होता था, हम उसके साथ थी लगा देते थे। थी, द्वारा, वड़े, तकी, मार्फत। तो यहां पर देखो लिखा है क्या कि कर्मवाच्य जब भी आए और भाव्यवाच्य आ जाए तो हमेशा उसमें तृतीय विभक्ति लगानी है। जैसे यहाँ पर देखो ये बालक है ना, पर ये करता है तो यहाँ पर बालके न ते हस्यति, मतलब वो हंस रहा है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगाई। ठीक है, ये सिंपल हो गया। पर अब वर्ड कैसे काम करेंगे तो इसके पहले वर्ड हमें देखेंगे, वर्ड लर्न करेंगे और फिर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके वर्ड कौन कौन से हैं, तो सह, साकम, समम, सार्धम, सदृश्यम, ये सारे उसके वर्ड है। हाँ, इसके अंदर विना भी आएगा क्योंकि तृतीय विभक्ति में विना भी आता है। तो यहाँ पर देखो
तो आपको सीधा क्या करना है, ये वर्ड लर्न कर लिया तो क्या, हाँ, समम, सार्धम, सदृश्य, सह, साकम। आगे आप देख सकते हो कि तृतीय विभक्ति के हिसाब से कौन सा आएगा, कैसे वर्ड बनेगा। तो देखो तृतीय विभक्ति में रामेन, रामाभ्याम, रामे है लगता है, तो यहाँ पर देखो समम है, आगे के साइड में भोजनेन, गीतया, क्योंकि ये आकारांत वर्ड है, गीता आया ना एंड में, तो डंडी हटा के या लगाना है। तो गीतया, सीता, सीतया, रमा, रमया, धारा, धारिया, है ना। तो इस तरह से आपको आकारांत जब वर्ड आए तो लास्ट वाली डंडी हटा के या लगाना है। तो ये आकारांत वर्ड है। अब यहाँ पर चंद्र अकारांत है, तो आपको इजीली आपको एंड लगाया हुआ दिख रहा है। परंतु यहाँ पर पुत्र है, अकारांत है, तो एंड लगा दिया है। छात्र है, अकारांत है, एंड लगा दिया। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तो आप अच्छी तरह से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है। अब तृतीय विभक्ति के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, क्या क्या आता है, वीणा भी आता है। और वीणा किस किस में आता है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर तीनों आंसर दिए। जलम, कैसे आया जलम, तो देख सकते हैं कि जलम जो है वो हमारे टेबल के हिसाब से या तो म बनना चाहिए द्वितीय विभक्ति, तृतीय के हिसाब से एंड बनना चाहिए, और पंचमी के हिसाब से आत बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जलम, जलेन, जलात। यहाँ पर ज्ञानम, ज्ञानेन, ज्ञानात। ईश्वरम, ईश्वरेण, ईश्वरात, क्योंकि यहाँ पर वीणा है। तो ये आप देख सकते हो द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति। क्लियर है। तो वीणा जो है सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, ये तीनों में आता है, ये खास याद रखना है और उसके हिसाब से काम आएगा। अब बात करेंगे चतुर्थ विभक्ति में क्या होता है। तो एक होता है कर्ता, जो काम करता है। ठीक है। राम खेल रहा है तो राम कर्ता हो गया, किशन खेल रहा है तो किशन कर्ता हो गया। पर वो किसी को कुछ दे रहा है, तो जो इसको देने वाला यानी कि जो लेने वाला बंदा होता है, वो चतुर्थ विभक्ति में आता है। ठीक है। तो देखो संप्रदान में चतुर्थ विभक्ति होती है, दा और यच्छ, हम किसी को देते हैं, यच्छ का मतलब भी देना ही है, तो उस चतुर्थ विभक्ति में है। तो खास याद रखो, जब भी ददाती यच्छति आए तो जो लेने वाला, राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है, तो राजा क्या है, करता है। भिक्षुकाय, तो ये चतुर्थी में गया क्योंकि देने का कार्य है। कौन ले रहा है, भिक्षुक ले रहा है, तो लेने वाले को चतुर्थी में डालना है। शिक्षक छात्र को पुस्तक दे रहा है, लेने वाला कौन है, छात्र है, तो आय लगा दो, है ना। उसी तरह से अलम जो है, ये भी एक ऐसा वर्ड है जो दो जगह इस्तेमाल करेंगे, थर्ड विभक्ति में भी आएगा और फोर्थ में भी आएगा। अगर वर्ड के आगे होगा तो थर्ड विभक्ति, वर्ड के पीछे होगा अलम तो फोर्थ विभक्ति। ये खास याद रखना है। जैसे देखो ले यहाँ पर लिखा है सामर्थ्य या पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति लगाते हैं, देतव्य हरि अलम। देखो तो यहाँ पर एभ्य लगाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एभ्य बहुवचन है ना। यहाँ पर शत्रुभ्य महाराम, यहाँ पर भी एभ्य में है क्योंकि बहुवचन शब्द था। ठीक है। तो अब देखते हैं उसके अलग अलग वर्ड हैं जो कि हमें बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं। अब आते हैं पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति में पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अलग होने का भाव होता है। जैसे हमने थर्ड में सीखा क्या, वड़े या द्वारा, है ना। गुजराती के हम उसको थी कहते हैं, तमारा थी आ काम थशे। अब वही चीज हम पंच में भी थी इस्तेमाल कर सकते हैं, તમે અહીંયા થી ઘરે જશો, હું ઘરેથી શાળાએ જશ। तो अलग होने का भाव जब आता है तब भी थी लगाया जाता है, या किसी के थ्रू काम करना होता है, तमारा थी आ काम थशे, दोनों में थी है। सेम हिंदी में उसको से कहते हैं, है ना। तुमसे ये काम होगा, मैं यहां से घर जाऊंगा। तो पंचमी के अंदर अलग होने का भाव होता है, क्या होता है, अलग होने का भाव। अपादान जिससे अलग होने का भाव, जैसे वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिर रहे हैं। सह मतलब वो लड़का घर से विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर घर जो है, वृक्ष जो है, उसको हमने फिफ्थ विभक्ति लगाई है। ये सिंपल हो गया। पर अब इसके अंदर अलग अलग वर्ड आते हैं, जैसे बही, रूते और वीणा। जैसे मैंने बताया वीणा भी आता है, तो आप देख सकते हो बही, रूते और वीणा। उसके आगे कौन सा लगाया, फिफ्थ विभक्ति लगाया। देखो फिफ्थ विभक्ति में क्या आता है, रामात। अगर दो वचन द्विवचन है रामाभ्याम, बहुवचन है रामेभ्य। तो इजीली आपको ये टेबल याद होगा तो आप इजीली कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर रूते के आगे ज्ञानात लगाया है, यहाँ पर धनात लगाया है। ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चले जाते हैं हमारा पंचमी विभक्ति के वर्ड के हिसाब से कुछ और है। जैसे कि डरना, उसको कहते हैं बी।
रक्षा करना यानी कि रक्ष, इसके अंदर भी हम पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए तो वहां पर है। बालक शेर से डरता है, तो यहाँ पर देखो बिभेति आया, बिभप्य आया, रक्षति या रक्षंती, यहाँ पर आत और स्वपोत, चोरात और रक्षुत्र शत्रुभ्य, इन सब के अंदर हमने पंचमी विभक्ति का ही इस्तेमाल किया है। अब षष्ठी विभक्ति की बात करें, अब षष्ठी विभक्ति में काफी सारे अलग अलग वर्ड है, पर हम उसको पहले समझ लेते हैं। षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है जिसके साथ हमारा संबंध हो यानी कि रिलेशन हो, है ना। तो षष्ठी विभक्ति का नाम ही है संबंध। जैसे यहाँ पर लिखा है छात्र संस्कृतस्य पुस्तकम पठति, तो छात्र संस्कृत का पुस्तक पढ़ रहा है, तो स्य बताता है एपोस्ट्रोफी एस का काम, या उसको कहते हैं ना नो नी रा रे री, या गुजराती के अंदर संस्कृत के अंदर इजीली बन जाता है। जैसे रामस्य भ्राता लक्ष्मणम, उसी तरह से अनेक होता है, उसका एक बनाना होता है। जैसे बेस्ट कोई बंदा अगर हमें बताना है कि कवि के अंदर बेस्ट कौन है, तो कि कालिदास है, तो वहां पर आप षष्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हो और सप्तमी भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो षष्ठी के हिसाब से क्या लिखा है, कवि नाम, सप्तमी के हिसाब से कविशु, यहाँ पर छात्राणाम छात्रेशु। तो यहाँ पर कैसा है, पटुतम, मोहन कैसा है, सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर वो बेस्ट है। कवि के अंदर बेस्ट कौन है, तो कि कालिदास जी है, तो वहां पर हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है। अब आता है उसके कुछ अलग अलग वर्ड है वो, जैसे यहाँ पर लिखा है अधः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, वाम, आपने सीखा होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक पोयम आई थी जिसमें जटायु कौन सा हाथ तोड़ देता है, वाम बाहु, कितने, 10, किसके, तो के रावण के, है ना। तो वाम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दक्षिण का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका षष्ठी तत्पुरुष में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप सब देखो कि यहाँ पर लिखा है अधः, ऊपरी, पुरतः, पृष्ठतः, वाम और दक्षिणातः, उसके आगे सिर्फ स्य दिखाई दे रहा है, यानी कि स्य क्या है, वो षष्ठी विभक्ति का वर्ड है। ठीक है। अब चले जाते हैं सप्तमी विभक्ति के। अब सप्तमी विभक्ति बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपने एक मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो सर्च करना, उसका नाम है बचना ए हसीनो। अब इस मूवी में एक हीरो होता है, हीरो का नाम क्या था, विश्वास, क्या नाम था, विश्वास। अब वो एक नहीं तीन तीन उसकी गर्लफ्रेंड है, हमारे पास तो एक भी नहीं है, उसके बाद तीन थी। तो विश्वास नाम के लड़के की तीन गर्लफ्रेंड, एक का नाम क्या है, तो क्या श्रद्धा, दया और भक्ति। तो देखो वर्ड हमारा लर्न हो गया क्या, श्रद्धा, दया, भक्ति, विश्वास, तो इसमें वो सारे वर्ड आते हैं। ठीक है। दूसरा, अब वो सभी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड है, तो स्नेह यानी प्यार करता है, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर स्नेह वर्ड आए तो उसके आगे सप्तमी विभक्ति लगा देना है, यानी प्यार सप्तमी विभक्ति, सात समुद्र पार करने का, सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आगे बोलते हैं ना, तो इस तरह से आप देखो तिष्ठति मतलब बैठना, पठंती, उन सब के अंदर यहाँ पर लिखा है सप्तमी विभक्ति, ये भी सप्तमी विभक्ति, यहाँ पुत्रे और शिष्य, है ना। देखो हमारे वर्ड जो मैंने आपको बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो लड़का है वो कैसा था, तीन तीन गर्लफ्रेंड थी, पर वो तीन गर्लफ्रेंड बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये सारी क्वालिटी थी। कैसी, क्योंकि वो प्रवीण था उस काम करने में, निपुण था, कुशल था, पटाने में पटु था, और विश्वास उसका नाम था। तो आपको बहुत इजीली काम करना है, एक वचन आए तो ए लगा देने का, और बहुवचन आए तो एशु यानी कि सुसु लगा देने का, है ना। तो बहुत ही इजी हो जाता है कि ए लगा दो तो क्या बन जाता है, एक वचन, और अगर आप लगा देते हो क्या, एशु, तो आपका बन जाता है बहुवचन, पर अगर द्विवचन करना है तो आपका क्या है, योह लग जाता है। तो बहुत ही आसान है ये उपपद विभक्ति तो लर्न करना, पर उसके वर्ड को अपने हिसाब से रेडी करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रवीण के आगे वीणयाम, यहाँ पर मल्ल युद्धे ए लगाया, ए लगाया, ए लगाया, ए लगाया और ए लगाया। तो बहुत ही इजी है, चाहे सप्तमी विभक्ति हो और चाहे षष्ठी विभक्ति हो। पर एक बात जो अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है वो क्या है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड 10 की टेक्स्ट बुक के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं उसको और उसके एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा आपको लर्न करना है। ये एक्सरसाइज जो मैंने दी है वो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, जिससे आपको लर्न करने में समझने में इजी रहे। तो आशा करता हूं ये जो वीडियो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छी तरह से फायदेमंद होगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।